दीजिए, हेडिंग दीजिए एंट्रोपी, लिखो। देखो, पहले तो जो एंट्रोपी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इसका सिंबल क्या है? एस ना, ठीक है। एंट्रोपी को लेके अभी बता दूं शुरू में कि पहले कंटेनर में मान लेते हैं कुछ भी रिएक्टेंट है ना, एक्स वाई है मान लेते हैं, और थोड़े समय के बाद वो चेंज हो गया जेड में। तो यहाँ पे तीन तरह की बातें होंगी। एक तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज, है ना। अभी तक तुमने देखा होगा एंथैल्पी के केस में हम ये नहीं बोलते थे कि सराउंडिंग का एंथैल्पी चेंज किया हुआ, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है बच्चे। एनर्जी जितना सिस्टम ने एनर्जी लूज किया उतना सराउंडिंग ने गेन किया। अरे यस नो, हम लोग अभी जितने बार भी पढ़े हीट ऑफ द रिएक्शन पढ़े, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम पढ़े, कभी भी हमने डिस्कस नहीं किया इंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग क्या है। क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉमन सेंस है, एनर्जी कंजर्व होता है, तो जितनी सिस्टम ने एनर्जी लूज करी सराउंडिंग ने उतना ही गेन करा। गुड टू गो, बोलो। जितनी सिस्टम ने गेन करा उतना सराउंडिंग ने लूज करा सिस्टम को। तो हमने इंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग का ज्यादा बात नहीं करा, लेकिन एंट्रोपी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो कंजर्व नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका अगर मान लो 10 से एंट्रोपी बढ़ा सिस्टम का तो सराउंडिंग का 10 से घटा होगा, ये नहीं बोल सकते। मेरी बात समझना, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नॉट कंजर्व, दिस इज सेकेंड लॉ। यही लाइन है सेकेंड लॉ का। यूनिवर्स की रैंडमनेस कंजर्व नहीं, बोला जाता है यूनिवर्स की रैंडमनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। मेरी बात समझना, यहां पे एक और टर्म शुरू होता है, दैट इज टोटल। टोटल कहने का मतलब इसी को बोल सकते हो डेल्टा एस यूनिवर्स। क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्स। जब मैं यहां एंट्रोपी हेडिंग दे रहा हूं ना, जैसे मान लो मैंने इंथैल्पी हेडिंग दिया, तो आप देखना जब इंथैल्पी पढ़ाया तो डेल एच सिस्टम की बात करी, बस डेल एच सराउंडिंग की बात नहीं करी, ये बात ही नहीं करा। और हमने सिस्टम को लेके फॉर्मूला वगैरह सब लिख दिया, कंबशन के केस में क्या, फॉर्मेशन के केस में क्या, न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या, सब क्वेश्चन यहीं पे था। ऑटोमेटिकली ये जो है उसका अपोजिट ही है। अगर कोई बोले डेल्टा एच सराउंडिंग क्या है, कभी बात ही नहीं करा, माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कर दो, हो गया। ये हमेशा वैलिड है। सिस्टम ने जितना एनर्जी गेन करा सराउंडिंग ने उतना लूज करा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, यूनिवर्स की एनर्जी। लेकिन अभी शुरू में ही हेडिंग के समय बता रहा हूं, यहाँ पे सिस्टम की रैंडमनेस की बात करेंगे, सराउंडिंग की रैंडमनेस की बात करेंगे, और टोटल रैंडमनेस की भी बात करेंगे। बात समझे? अभी स्टार्ट में ही बता दिया बच्चे एंट्रोपी है क्या। अब देखो फिर से वही वाली बात है, जैसे इंथैल्पी को लेके 10-20 पॉइंट याद है, नहीं है तो याद करना पड़ेगा, उसी तरह रैंडमनेस को लेके हम पॉइंट्स याद करेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा डिस्कशन जो भी चलेगा वो रैंडमनेस ऑफ सिस्टम को लेके चलेगा। सराउंडिंग का हम कैसे निकालेंगे उसमें बाद में बात करेंगे। देखो, सराउंडिंग इनफाइनाइट सोर्स है, सिस्टम डिफाइंड सोर्स है, तो हमारा फोकस कहां होगा? सिस्टम का रैंडमनेस निकालने में, रेदर देन सराउंडिंग। सराउंडिंग का रैंडमनेस जल्दी हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन सराउंडिंग का रैंडमनेस के बारे में सोचना यहां पे बहुत जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते इसको। पूरा कैलकुलेशन किस पे होगी? सिस्टम की रैंडमनेस पे, लेकिन हमें सराउंडिंग का रैंडमनेस भी पता करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी जब भी हम एंट्रोपी बोलेंगे और डिफाइन नहीं करेंगे सिस्टम या सराउंडिंग, तो तुम क्या मानोगे? सिस्टम। वेरी गुड। डिफाइन कर देंगे वहां पे टोटल, तो डेफिनेटली तुम ये समझ जाना कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रैंडमनेस किसका है, सिस्टम का या सराउंडिंग का या टोटल, तो मोस्टली क्या मानना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, उससे जो सेंस निकल के आता है देखो, नहीं कुछ भी सेंस नहीं समझ में, सिस्टम ही मानो फिर। यस नो? तो लिखना शुरू कीजिए। शुरू में ही मैंने कुछ चीजें क्लियर करी, ठीक है। लिखिए,
द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एंट्रोपी का हेडिंग देने के बाद लिखो पहला पॉइंट, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी which is used to measure degree of randomness or disorderness of a system, the thermodynamic quantity which is used to measure degree of randomness or disorderness of a system is called entropy, is called entropy. इसी में लिख लेना, entropy means entropy is proportional to randomness or disorderness. डेफिनेशन में ही बात लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी लिख सकते हो, entropy is proportional to randomness or disorderness, randomness और disorderness. इसी में थोड़ा लाइन लिख लो, higher the randomness or disorderness, more is the entropy. Higher the randomness or disorderness, more is the entropy. Higher the randomness or disorderness, more is the entropy. Higher the randomness or disorderness, more is the entropy. आगे लिखिए, it is very important criteria, it is very important criteria for spontaneity of any process or reaction. It is very important criteria for spontaneity of any reaction or process. एक चीज फिर यही क्लियर कर देता हूं, किसी प्रोसेस रिएक्शन में अगर सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ती है तो दैट रिएक्शन और प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, ये गलत होगा बोलना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी प्रोसेस और रिएक्शन में सिस्टम की रैंडमनेस अगर बढ़ गई तो वो रिएक्शन या प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये लाइन गलत है, मेरी बात समझना। अच्छा, किसी रिएक्शन और प्रोसेस में सिस्टम की रैंडमनेस कम हो गई तो वो रिएक्शन और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी गलत है बोलना। सिस्टम की रैंडमनेस प्लस सराउंडिंग की रैंडमनेस दोनों का समेशन अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। मैंने यहां लिखा दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्या इट इज? सिस्टम की एंट्रोपी चेंज। अभी जो सेंटेंस लिखा है उसमें क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इससे कहीं ये मत मान लेना तुम कि सिस्टम की एंट्रोपी ही डिसाइड करती है चीजें। सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों टुगेदर बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। यही है सेकेंड लॉ। अगर इन दोनों का रैंडमनेस, सिस्टम और सराउंडिंग का रैंडमनेस का समेशन अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। तो क्राइटेरिया सिर्फ सिस्टम की रैंडमनेस नहीं है, क्राइटेरिया सिस्टम का रैंडमनेस प्लस सराउंडिंग का रैंडमनेस मिला के है। सेकेंड लॉ का कोई बोले आज के बाद स्टेटमेंट बताइए, तो डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0 ऑलवेज स्पॉन्टेनियस बोल दो, यही है सेकेंड लॉ। कोई बोले सेकेंड लॉ बताओ, ये लाइन लिख के आ जाना, आंसर मिल हो गया। डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0, इनवर्स की रैंडमनेस अगर किसी प्रोसेस और रिएक्शन या किसी कांड में बढ़ गई तो वो प्रोसेस रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अगर इनवर्स की रैंडमनेस टोटल 0 आ गया तो वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, वो प्रोसेस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर इनवर्स की रैंडमनेस लेस देन 0 आ गई तो प्रोसेस और रिएक्शन मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मस्ट बी। इसको आगे चल के मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा मानना जरूरी है कि सिस्टम की रैंडमनेस अगर बढ़ रही है तो चांसेस है वो प्रोसेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है तो चांसेस है कि वो प्रोसेस और रिएक्शन, जिस तरह से तुमने उधर क्या पढ़ा कि अगर एनर्जी घट रही है
तो मैक्सिमम चांस है स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन वहां एनर्जी किसकी बात कर रहे थे? सिस्टम की। एनर्जी क्राइटेरिया में हमेशा किसकी रैंडमनेस एनर्जी की बात कर रहे थे? डेल एच ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है, सॉरी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, मैक्सिमम चांस है वो प्रोसेस क्या होगा? मैक्सिमम चांस है प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है तो यहां मैक्सिमम वर्ड यूज मत करो, लेकिन बोलो कि हाँ चांस तो है, क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है, मैक्सिमम वर्ड यूज मत करो, क्योंकि एनर्जी इज मोर सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर सिस्टम की एनर्जी घटी, मैक्सिमम चांस है स्पॉन्टेनियस होगा। सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ा, मैक्सिमम मत बोलो, लेकिन चांस है क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। सिस्टम की रैंडमनेस कम हो गई, चांस है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, एंडोथर्मिक, मैक्सिमम चांस है। क्लियर है? लेकिन एनर्जी और एंट्रोपी दोनों ही डिसाइड करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या non। सिर्फ एनर्जी या सिर्फ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कभी नहीं बताता। क्लियर है? अभी देखो यहीं पे कनेक्ट करता हूं आपको, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज डेल्टा जी। ये सिस्टम की एनर्जी है, ये सिस्टम की रैंडमनेस है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट नेगेटिव आता है, ये सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये सिस्टम की एंथैल्पी चेंज है, ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सिस्टम की एनर्जी घट गई, मतलब एक्सोथर्मिक, मैक्सिमम चांस है क्या होगा? मस्ट नहीं है, मैक्सिमम चांस है। अच्छा, अगर ये बढ़ गया एंडोथर्मिक, ये बढ़ गया एंडोथर्मिक, मैक्सिमम चांस है क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ी, चांस है स्पॉन्टेनियस होगा। सिस्टम की रैंडमनेस कम हो गई, चांस है स्पॉन्टेनियस होगा, मैक्सिमम तो नहीं है। अब ये पूरा अगर फाइनल क्राइटेरिया चाहिए, एक कोई क्राइटेरिया चाहिए, दोनों पे बात नहीं करना है आपको। आपको बोलना है नहीं, सिस्टम का कोई एक पैरामीटर बता दीजिए जिससे हम कंफर्म बोल सकें कि स्पॉन्टेनियस है, दैट पैरामीटर इज। या फिर एक और पैरामीटर बता दीजिए जिससे कंफर्म बोल सके स्पॉन्टेनियस है। आया समझ में? अगर डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, फिर कुछ देखने का जरूरत ही नहीं। टोटल रैंडमनेस अगर यूनिवर्स का बढ़ेगा, देखो हो क्या रहा है ना, एंट्रोपी का भी बहुत सारा आइडिया देने से पहले ही कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं तरीके से। मेरा मन ये बोल रहा है कि पहले एंट्रोपी का अच्छे से आइडिया दे दो, फिर ये डिस्कस करो, है ना? लेकिन रिपीटर बैच में कहीं भी कुछ भी बता सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी समझने का एबिलिटी है आपके पास, मैं बता रहा हूं। क्लियर है? उस अंदाज में जीना ही नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? पहला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स विच इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। देखो थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चे, थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ऐसे समझो, मैं बोलूं एनर्जी मेजर करते हैं तो तुम कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि तुमको दिन रात एनर्जी दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी मेजर हो जाता है मीटर में, है ना? इलेक्ट्रिकल मीटर, जो मीटर होता है घर पे, उससे दिखता है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, गैस कितना कंज्यूम किया वो भी दिखता है, गैस को मेजर करते हैं हम लोग, एलपीजी वगैरह अगर पाइपलाइन सप्लाई है तो, है ना? एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, मास, इन सब का मेजरमेंट आपके लिए यूजुअल लगता है। अभी थर्मोडायनेमिक्स का नया चीज आ गया, रैंडमनेस मेजर करना, यूजुअल नहीं है आपके लिए। ऐसा कोई मीटर आज तक सराउंडिंग में देखा नहीं है, कोई डिवाइस देखा नहीं जो रैंडमनेस मेजर कर रहा है ना? मैं बोलूं कि तुम्हारा इमोशंस मेजर हो रहा है, तुमको लॉजिकल नहीं लगेगा थोड़ा, है ना? जैसे कोई एक ऐसा बन गया डिवाइस जो तुम्हारा मेजर कर रहा है, जैसे तूने ये लाइन बोल दिया आई लव यू, फिर उसको मेजर करा कितना सही कितना गलत है। तो ये यूजुअल
नहीं है। तो रैंडमनेस ऐसा ही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं मैं जो समझ रहा हूँ वही तुम समझना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हमारे पास तो अंडरस्टैंडिंग है उसका, क्योंकि सेकेंड लॉ है भाई, ये लॉ है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है ना। लोगों ने रिसर्च करा, इस पे बातें करा कि रैंडमनेस यूनिवर्स का हमेशा बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग अपने लाइफ में रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस है, बहुत ज्यादा रैंडम भी है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस भी है ना। लेकिन उसको जब पढ़ने की बात आती है तो समझना नहीं चाहते। तो अभी तो मैं बोलूंगा फिर से वो पॉइंट रटना पड़ेगा। क्या लिखा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। दूसरा, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा रैंडम होगा सिस्टम उतना ही एंट्रोपी होगी। अब हमें यह समझना होगा, कि किसी प्रोसेस और रिएक्शन में सिस्टम की एंट्रोपी कैसे बढ़ती है। हमें मेन फोकस कहां रखना है? किसी प्रोसेस और रिएक्शन में सिस्टम की एंट्रोपी कैसे बढ़ती है उस पर फोकस रखना है ना। ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड पे है बच्चे, फोकस एकदम अच्छा होना चाहिए। लिखिए, इट इज extensive and path function, state function. It is extensive and state function. सारे पॉइंट्स याद करेंगे, ठीक है। पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब फिर से यहाँ पे साइक्लिक में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? साइक्लिक में एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। अच्छा, एंट्रोपी चेंज मेंशन नहीं किया सिस्टम सराउंडिंग, तो किसका बोले? सिस्टम का। ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस सराउंडिंग में चल रहा है तो हम उसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगेन जैसे आपको बताया, क्या इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है? क्या इंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है? मैंने बोला था इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, याद करो डेफिनेशन। और इंथैल्पी था तुम्हारा E प्लस पीवी। बोलो, जब ये नहीं निकलेगा तो ये कैसे निकलेगा? तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सिस्टम का एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हमें नहीं चाहिए, एग्जैक्ट इंथैल्पी भी नहीं चाहिए, बट ड्यूरिंग एनी प्रोसेस और रिएक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, चेंज इन इंथैल्पी चाहिए, और वो निकल सकता है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल सकते हैं। गुड टू गो, यस और नो? Similarly, exact value of entropy of system cannot be calculated and not it is required also. लिखो, exact value of entropy, कोई सिस्टम कितना ज्यादा रैंडम है उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। exact value of entropy of system cannot be calculated and nor neither be calculated nor required, ऐसे लिख सकते हो। exact value of entropy of a system, absolute value of entropy of a system, है ना, cannot be calculated and not it is required also, but change in entropy during a process or reaction can be calculated, but change in entropy during a process or reaction can be calculated, but change in entropy during a process or reaction can be calculated, ब्रैकेट में लिखो, मोस्टली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, मोस्टली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैं बता दूं, कोई प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है ना तो उस केस में सिस्टम की भी रैंडमनेस चेंज नहीं बता पाते जल्दी। रिवर्सिबल के केस में हम सिस्टम की चेंज इन रैंडमनेस बता सकते हैं। क्लियर है क्या बोला अभी? सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, इरिवर्सिबल के केस में सिस्टम की रैंडमनेस, सराउंडिंग की रैंडमनेस और टोटल रैंडमनेस का एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पता है, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, समझ रहे हो ना।
लेकिन जो एंट्रोपी चेंज है वो इरिवर्सिबल के केस में निकालना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी कंजर्व नहीं। क्लियर है? लेकिन एट द सेम टाइम अगर सिस्टम की रैंडमनेस की बात करें, चेंज इन रैंडमनेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वैल्यू आ जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये वैल्यू आ जाता है। वी हैव द पावर, वी हैव द मेथड by which change in entropy of a system can be calculated in case of reversible process। क्या हम irreversible प्रोसेस में सिस्टम की रैंडमनेस में चेंज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। चलेगा? बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस में इसकी रैंडमनेस में चेंज निकाल सकते हैं। अब लिखिए, देखो इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं बच्चे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको रटना है, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? अगर मान लेते हैं यहां पे कोई सिस्टम है ना, सिस्टम है स्टेट 1 पे है जिसकी रैंडमनेस S1 है। सिस्टम है, सिस्टम में गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, हमें नहीं पता क्या है। सिस्टम में कुछ ना कुछ है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे तुमने कुछ प्रोसेस किया, ठीक है? अब सिस्टम का कंटेंट हो सकता है चेंज भी हुआ। अगर रिएक्टिव है तो हो सकता है यहाँ N2H2 है, यहाँ अमोनिया है। अरे यस नो। फिजिकल चेंज है तो हो सकता है यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है। हो सकता है यहाँ वाटर है, यहाँ वेपर है। और नॉन रिएक्टिव है तो हो सकता है यहाँ N2 है और यहाँ भी N2 है, बट अदर कंडीशंस पे। जैसे यहाँ P1 V1 T1 है तो वहाँ P2 V2 T2 है। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। इसका स्टेट क्या है बच्चे? इसकी एंट्रोपी क्या है और इसका स्टेट क्या हो चुका है? क्योंकि सिस्टम अंडरगो ए प्रोसेस, सिस्टम अंडरगो ए प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनिशियली सिस्टम का क्या लिख सकते हो? P1 V1 T1 N1 E1 H1। अब हम सिस्टम का एंट्रोपी भी लिख पाएंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिर से मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं। रीजन, सर इसका कितना रैंडमनेस है? रैंडमनेस एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी आ रहा है जो हम डेली लाइफ में देखते नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस सिस्टम का इनिशियल रैंडमनेस क्या है? S1 है। और पता है S1 का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी नहीं सकते। जैसे कि E1 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, H1 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर कुछ कांड हुआ है तो पैरामीटर बदला होगा। P2 V2 T2 हो सकता है मोल्स भी चेंज हुए, मास भी चेंज हुआ। क्या लिख दें इसको? E2 H2। अभी मैं इन सारे पैरामीटर पे बात नहीं कर रहा हूं, बात हो चुकी है। अभी बात करें ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हाट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, तो डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल बोल दो, हो गया खत्म। फाइनल माइनस इनिशियल बोल दिया। यहीं पे बोले कि ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो E2 माइनस E1 बोलते हैं ना जी। बाद में यही पता चलता है Q प्लस W के बराबर है। अरे ऐसा नो पढ़ा है ना? बोलते हैं चलो इस प्रोसेस में व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, तो H2 माइनस H1 बोलते हैं। लेकिन बाद में यही पता चलता है कि डेल E P2 V2 माइनस P1 V1 है, और भी उसकी मॉडिफिकेशंस हैं। यस नो? उसी तरह से कोई प्रोसेस हुआ, रिएक्शन हुआ, उसकी इनिशियली रैंडमनेस क्या है, फाइनली क्या है? ये देखा गया कि चेंज इन रैंडमनेस during the process or reaction is final randomness of system minus initial, but it has been found to be dq reversible by t। इसी का मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, बस लिख दिया। मान लो ये डेफिनेशन ही है स्टैंडर्ड, जैसे किसी कभी बताएगा ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हो सकता है डेरिवेशन दिया भी गया हो, लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं कि एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? dq रिवर्सिबल बाय dt। थोड़ा आया कनेक्ट हुआ? ठीक है, लिखो। लिख लीजिए, थोड़ा वर्ड में लिख लीजिए। द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम
the ratio of heat absorbed by the system in isothermal and reversible manner, ratio of heat absorbed by the system in isothermal or reversible manner, ratio of heat absorbed by the system in isothermal and reversible manner to the temperature at which heat is absorbed, to the temperature at which heat is absorbed, is equal to change in entropy, is equal to change in entropy, is equal to change in entropy. ठीक है, ये जो अभी स्टेटमेंट लिखा ना उसी का मतलब है यहाँ पे। यहाँ देख, एक तरह से मान ले यहाँ पे सिस्टम है, एक सिस्टम की टेम्परेचर T है और सिस्टम को हमने वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया, वेरी स्मॉल DQ हीट दिया, रिवर्सिबली भी दिया। कैसे दिया? कोई सिस्टम है T टेम्परेचर पे है, DQ हीट दिया। बोला जाता है अगर ऐसा कर रहे हो तो इस सिस्टम का एंट्रोपी थोड़ा बढ़ जाएगा और वो ये है when dq heat is given। अच्छा, बहुत छोटा सा हीट दे रहे हैं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हीट दे रहे हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब ये हीट दिया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बदला सिस्टम का, मतलब दिस हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम एट टेम्परेचर T। so the heat absorbed, very small amount of heat absorbed by the system divided by the temperature of the system at which heat is absorbed is increase in infinitesimally small increase in randomness of system। डेफिनेशन क्या है, समझ में आ रहा है? डीक्यू हीट सिस्टम को दिया, रिवर्सिबली दिया, टी टेम्परेचर पे दिया, और जब ये सिस्टम थोड़ा सा हीट लिया तो ये इतना ज्यादा भी हीट नहीं है कि सिस्टम का टेम्परेचर बदल गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस डीक्यू हीट इज टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। इसलिए वहां पे लिखा है आइसोथर्मल मैनर, बट आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल मैनर। क्लियर है? डजंट मीन कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब यहां पे बताओ, बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए हीट सप्लाई करते रहे तो इसकी रैंडमनेस बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन रैंडमनेस ओवरऑल इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल इनिशियल टू फाइनल इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों तरफ क्या आ गया? इंटीग्रेशन। समझ में आया? और ये फिर कितना आ जाएगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो आज के बाद कभी भी बोला जाए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, क्या फॉर्मूला याद रखना है? डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी। मेरी बात आ रही समझ में? जैसे कभी बोला गया वर्क डन निकालो तो मैंने क्या बोला? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी बोला है। रिवर्सिबल है तो इसी को क्या ले लेना है? पी डीवी। याद है? या पी प्रेशर ऑफ सिस्टम है। इरिवर्सिबल वर्क डन का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। उसी तरह से रिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। पूरी बात आई समझ में? लिखिए इसको, ये हटा दो। वो फॉर्मूला लिखाने के बाद उसका डेरिवेशन भले ही नहीं कराया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक दिया यहाँ पे कि सिस्टम को थोड़ा सा हीट दिया टी टेम्परेचर पे, तो उसकी रैंडमनेस थोड़ी बढ़ गई। कितनी से बढ़ गई? ds से बढ़ गई। and the increase in randomness of system when a very small amount of heat given to the system at temperature T is given by this ratio dq reversible by T। अब इंटीग्रेट कर दो। समझ में आया? नाउ अभी अलग अलग फॉर्मूला, इसके बाद ना हर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
डेल एस ऑफ सिस्टम, मेनली सिस्टम पे अभी बात करते हैं, सेकेंड लॉ पे थोड़े समय के बाद आएंगे। सबसे पहला देखो, थोड़ा समझना, 2 मिनट में आपका टाइम लेना चाहता हूँ, मुझे बस आपको देखना है, समझना है, सुनना है अच्छे से। रैंडमनेस बढ़ने का रीजन सिर्फ हीट होगा ऐसा बोलना गलत है। किसी भी प्रोसेस, रिएक्शन और सिस्टम का रैंडमनेस XYZ बहुत सारे रीजन से बढ़ सकते हैं, बहुत सारे रीजन से बढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? सिर्फ एनर्जी ही क्राइटेरिया है रैंडमनेस बढ़ाने का, ये भी गलत है बोलना। जैसे मैंने बताया आपको कि दो गैस अगर मिक्स हो गए, वहां कोई एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रैंडमनेस बढ़ रहा है, फिर भी रैंडमनेस बढ़ रहे हैं। रैंडमनेस को आप रिलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस से, मतलब जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो कितना अच्छा वाइब्रेट कर रहा है, या उसकी कितनी अच्छी काइनेटिक एनर्जी है, कितना फास्ट घूम रहा है। समझ गए? रैंडमनेस is also proportional to kinetic energy of each particle of the system, also proportional to randomness of each particle of the system, disorderness of each particle of the system, है ना? हाँ, ये जरूर है, सिस्टम को हीट दोगे तो हर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, गुड टू गो। सिस्टम को बाहर से एनर्जी दिया तो हर पार्टिकल का एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, हर तरह की चीजें आ जाएंगी उसमें, हर तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अरे यस नो? तो ये बोलना कि हीट देंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, ये लॉजिकल और रीजनेबल भी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया कि रैंडमनेस को किससे रिलेट कर दो? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के स्पीड से रिलेट कर दो, है ना? जैसे सिंपल एक एग्जांपल, सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहे हैं? तो यहां पे ऐसा बोला जाता है कि अगर सिस्टम सॉलिड है तो उसकी रैंडमनेस कम होगी, लिक्विड है तो उसकी रैंडमनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, गैस है तो सबसे ज्यादा रैंडम होगी। क्या आ रहा है समझ में? अगर सिस्टम सॉलिड है तो रैंडमनेस मिनिमम, गैस है तो सबसे ज्यादा। अब मान लो तुमसे ऐसा पूछ दिया कि किसी प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड बना, तो बताइए इस प्रोसेस में रैंडमनेस ऑफ सिस्टम क्या हुआ होगा? बाय डिफॉल्ट बोल दोगे ग्रेटर देन, यस नो? पहले कंटेनर में सॉलिड है, ठीक है, फिर उसी कंटेनर में लिक्विड है, तो बताओ इसकी एंट्रोपी ज्यादा है या इसकी एंट्रोपी ज्यादा है? ऑब्वियसली S2 ज्यादा है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखे तो लिक्विड मॉलिक्यूल कैन स्लिप ओवर ईच अदर, कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, yes or no? Solid molecules are tightly held by each other, very strong force of attraction. सॉलिड मॉलिक्यूल का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, जबकि लिक्विड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्लाइड कर सकता है, दैट्स व्हाई लिक्विड फ्लो होता है। और एक चीज छोड़ो ना, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट देना पड़ा होगा ना, यस नो? हीट दोगे तो इसकी रैंडमनेस क्या होगी? अगर इसको हीट देंगे तो इसकी रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलो तुम हीट से रिलेट करना चाहो उससे भी कर लो। यहाँ पे सॉलिड है, इसको हीट दिया, क्या दिया? डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। और ये बताओ बच्चे, इस केस में, फ्यूजन के केस में एंट्रोपी चेंज क्या बोलोगे? DQ रिवर्सिबल बाय T बोलोगे ना? लेकिन बताओ फेज चेंज के समय टेम्परेचर तो नहीं बदलता, बदलता है क्या? नहीं बदलता, तो इसको T को बाहर निकाल लो। एंड DQ रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबली तुम 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए तो ये डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा। नहीं समझा? डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सॉलिड टू लिक्विड, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग सॉलिड टू लिक्विड इज गिवन बाय, ये मेल्टिंग पॉइंट रख दें क्या? ये टेम्परेचर कौन सा है? तो अगर आज के बाद बोले कि फ्यूजन के समय एंट्रोपी चेंज क्या है, पर मोल सॉलिड से लिक्विड ले गए, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? पर मोल सॉलिड से लिक्विड ले गए, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज? 1 मोल
सॉलिड से लिक्विड ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है, जो 17-18 डिफिनेशंस में था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेज चेंज में टेम्परेचर नहीं बदलती, इसीलिए मैंने इंटीग्रल साइन से टेम्परेचर बाहर निकाला। अब डीक्यू रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन डेल्टा एच हो गया, और कौन सा डेल्टा एच हो गया? डेल्टा एच फ्यूजन हो गया। गुड टू गो? बोलो तो बताओ, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो सिस्टम की रैंडमनेस से बढ़ेगी, ये नहीं बोल पा रहे, कितने से बढ़ेगी वो भी बता पा रहे। डीक्यू डीएच फ्यूजन बाय, देख रहे हो लॉजिक? बोलो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रैंडमनेस बढ़ने का रीजन सिर्फ हीट नहीं है, और भी रीजंस हैं, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे हमने हीट से भी रिलेट कर दिया, जो और थोड़ा रीजनेबल लगता है। क्या? जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो तुम लोगों के हिसाब से, जैसे मैं अभी बोलूं कि ठीक है आज क्लास कैंसिल, ऐसा तो हो सकता है तुम लोग का रैंडमनेस बढ़ जाएगा। एक रीजन क्या हो गया तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ने का? क्लास कैंसिल होना। दूसरा रीजन है, ऐसा मान लो कि मान लो तुम्हें क्रिकेट खेलने ले जा रहे हैं, उसमें भी रैंडमनेस बढ़ रहा है। मैजिकल ले जा रहे हैं, उसमें भी रैंडमनेस बढ़ रहा है ना? टेस्ट कैंसिल कर दे रहे हैं, उसमें भी रैंडमनेस बढ़ रहा है ना? कुछ लोगों को रैंडमनेस हो सकता है ज्यादा पैसे मिलने से मिलते हैं। मान लो तुम रास्ते पे जा रहे हो, 1 लाख रुपीज मिल गया, देखो तुम रैंडम हो जाओगे तुम्हें, अरे यार, रफली बता रहा हूं। तो तुम्हारे रैंडमनेस बढ़ने का रीजन या घटने का रीजन सिर्फ एक नहीं हो सकता, है ना? संकेत का रैंडमनेस कैसे बढ़ता होगा सोचो। हाँ, इसका तो बढ़ता ही जा रहा है ना यूनिवर्स की तरह नेचुरली। रैंडमनेस कैसे घटेगा? मार्क्स बहुत कम आ गए, रैंडमनेस घट रहा है, एकदम अपसेट हो जाते हैं। नहीं, किसी दिन बोल दिया कि आज एक्स्ट्रा क्लास होगी केमिस्ट्री का, 2 क्लास होगा, होने ही नहीं देंगे। देखो, तो उसी तरह से सिस्टम का, तुम भी एक सिस्टम हो और तुम्हारे रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ने का अलग अलग रीजन है। अरे यस नो? उसी तरह से सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ने या घटने का सिर्फ हीट रीजन नहीं। क्या समझ में आया? बोलो। अरे यस नो? ओके, नाउ इसी में सेकंड पार्ट लिखो। अगर लिक्विड से गैस गया तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगा घटेगा? देखो अच्छी बात है कि फैक्टर के साथ साथ मैं फॉर्मूला भी डिराइव कर रहा हूं। मान लो लिक्विड से गैस गया, सिस्टम में पहले लिक्विड है, बाद में उसी सिस्टम में गैस है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ, लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा जिगजैग मोशन शो करेगा या गैसियस मॉलिक्यूल? तो इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी S2 है, तो कितना बोले? डेल एस S2 माइनस S1, और डेफिनेटली इस केस में ये ग्रेटर देन 0 आएगा। यस नो? और यहां अगर डिराइव करना चाहो बच्चे तो dq रिवर्सिबल बाई टी रखो। अब बताओ, फेज चेंज के समय टेम्परेचर कांस्टेंट, dq रिवर्सिबल, फेज चेंज, लिक्विड से गैस जा रहा है, फेज चेंज के समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन ले लो, और ये तुम्हारा कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट है। तो पर मोल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज when 1 mole liquid is converted to gas, what is the entropy change of system per mole of the liquid? dq is the energy given, integral of dq is the energy given to 1 mole of liquid so that it goes to the gaseous state, and that energy will be delta h vaporization. What is delta h vaporization? Energy needed to convert 1 mole of liquid to gas. पढ़ा है ना? देखो समझ में आ रहा है? थर्ड पार्ट इस वाले प्रोसेस में लिख लेना, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी है? सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की एंट्रोपी। नाउ थर्ड केस बताओ, अगर सॉलिड से गैस जा रहा है, पहले सिस्टम में सॉलिड है, तो क्या सॉलिड पार्टिकल ज्यादा रैंडम है?
या गैसियस पार्टिकल ज्यादा रैंडम है, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, S2 माइनस S1 ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस के जगह पे DQ रिवर्सिबल बाई T रखोगे, T यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन है, सॉरी टेम्परेचर फॉर सब्लिमेशन। अगेन फेज चेंज के समय टेम्परेचर नहीं बदलता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं 1/T, और ये डेल्टा एच सब्लिमेशन आ जाएगा। So delta H sublimation by temperature at which that sublimation है ना is done, पूरा 1 मोल सॉलिड गैस में चला गया और टेम्परेचर नहीं बदला। इसीलिए मैंने इंटीग्रल साइन से टेम्परेचर को बाहर निकाला है। क्या वरद, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, ऐसे गुस्से से देख रहा है क्या? हाँ, अरे गुस्से से मत देख भाई। इट्स लाइक कि वो ऐसे देख रहा था, पागल से आदमी कुछ भी बोले जा रहा है। बंद कर बोलना। तुम रात में नहीं सो पाए उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। जो मुझे इस गुस्से से देख रहा तू, हाँ, तुम्हें नींद यहाँ पे आ रही है, उसके लिए ये एंट्रोपी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट। अगर मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे N2 गैस है और H2 गैस है, ये तुम्हारा 1 मोल है, ये 3 मोल है, बाद में यहाँ 2 मोल अमोनिया होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन। आपसे ऐसा रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इस रिएक्शन में सिस्टम की रैंडमनेस पे क्या असर पड़ा है ना, सिस्टम की रैंडमनेस पे क्या असर पड़ा है। T इक्वल टू 0 पे अगर कुछ मोल मेंशन नहीं है तो उतना ही मोल लो जो कोफिशिएंट्स हैं, चलेगा, और ये 0। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, मतलब मैं बोल रहा हूं फोर्थ में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर केमिकल रिएक्शन, वो तो फिजिकल चेंज था, अभी मैं आ गया केमिकल रिएक्शन पे, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर केमिकल रिएक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि रिएक्टेंट का कितना मोल्स लिया है, प्रोडक्ट का कितना मोल्स बना है, तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उतना ही मोल ले लो, गुड टू गो, यस नो, और प्रोडक्ट उतना ही मोल बनाओ जितना कोफिशिएंट है। नाउ इस केस में जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी अभी बताने वाला हूं मैं, थोड़ा सा टाइम देना। अब यहां पे एक चीज रट लेना, ये बताओ तुम, चलो मैंने कैसे बोला कि आप मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि ज्यादा रैंडम है या नहीं है। पहले कंटेनर में 4 मोल गैस है और ऊपर से 2 डिफरेंट गैस है, बाद में कंटेनर में 2 मोल गैस है, सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस घटा, और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैस भी नहीं है, अब सिर्फ एक ही गैस है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैस नहीं है, सिर्फ एक गैस है अब। तो रिएक्टेंट में अगर ज्यादा गैस हो और प्रोडक्ट में कम गैस हो मोल्स, तो डेफिनेटली यहां ये ज्यादा रैंडम है, ये ज्यादा रैंडम है। और मैं बताऊं इस केस में ना, सिर्फ रैंडम मत बोलो, डिसऑर्डरनेस भी बोलो, समझना। अगर सिर्फ कंटेनर में N2 होता ना, तो तुम सिर्फ एक वर्ड यूज करते रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस नहीं करते। देखो दोनों वर्ड में क्या अंतर है अभी समझाता हूं। अगर सिर्फ N2 है तो इसका अपना जिगजैग पाथ होगा, उसके वजह से इसमें रैंडमनेस होगी।
डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को इस तरह से अरेंज करना जिसमें कोई पैटर्न ना हो, कोई प्रॉपर ऑर्डर ना हो, अलग अलग ऑर्डर हो। मेरी बात समझना, अलग अलग ऑर्डर हो। डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है कि पैटर्न अलग अलग हो। अब मान लो सिस्टम आइडेंटिकल चीजों से बनी है तो उसमें पैटर्न में कैसे बदल दोगे? अगर आइडेंटिकल एटम से मॉलिक्यूल से पूरा सिस्टम बना है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो सिर्फ बॉयज होते इस क्लास में, तो उसकी अरेंजमेंट का ऑर्डरनेस हम ज्यादा नहीं देख सकते, है ना? अरेंजमेंट का, जैसे मान लो बॉयज गर्ल्स हैं तो उसके एक ऑर्डर बन सकते हैं कि पहले बॉयज फिर गर्ल्स, ऐसे एक ऑर्डर बन सकता है। तो डिसऑर्डरनेस वर्ड तभी यूज करोगे जब कम से कम दो डिफरेंट सब्सटेंस हो। सिर्फ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, you have to say only random, you have to say random, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? कल जैसे देखो, मैं फिर बोलूं, कल का जो मेडल वाला बात था वो सारी चीजें इफेक्टिव था क्योंकि लोगों ने जो यहाँ पे शेयरिंग करी कि क्यों मार्क्स हो रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, उसमें एक शेयरिंग जैसे शोएब का था कि मैं अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा हूं। अभी जो मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों वर्ड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। समझ रहे हो ना? तुम बोल देते हो रैंडमनेस और अंतर ही नहीं पता दोनों में कि डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो दोनों बातें बोल सकते हो। अगर मान लो यहाँ N2 और H2 है तो N2 अपने आप में रैंडम है, H2 भी अपने आप में रैंडम है, साथ में दोनों आपस में डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो बताओ, पहले सिस्टम के पास, दोनों के पास रैंडमनेस भी है और डिसऑर्डरनेस भी है, बाद में सिर्फ अमोनिया है, तो इसकी रैंडमनेस कम हुई ना, मोल्स भी कम हो गया बच्चे, पैटर्न में अरेंजमेंट यहां पे ज्यादा अच्छा है। ज्यादा रैंडम कौन है इन दोनों में, N2H2 या सिर्फ अमोनिया? मोल्स ज्यादा है तो ज्यादा रैंडम है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे यस नो, ज्यादा मोल्स है तो ज्यादा रैंडम है, एक्सटेंसिव है। मोल्स भी कम हो गए और सब्सटेंस दो अलग अलग तरह के नहीं, सिर्फ एक है। बोलिए, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये बात रट लेना कि अगर डेल एन जी लेस देन 0 है तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम होगी। डेल एन जी समझते हो? डेल्टा एस सिस्टम लेस देन 0, गैसियस प्रोडक्ट में कम है और रिएक्टेंट में ज्यादा है। मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल से लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बनेगा तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, मतलब चेंज नेगेटिव। गुड टू गो? बोलो, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ेगी। इन सब में एक्सेप्शन नहीं है। एक एक्सेप्शन वो दिख रहा था एनसीईआरटी वाला, N2 प्लस O2 गिव्स NO2, वहां एक देखा था, एंडोथर्मिक है फिर भी और डेल एन जी नेगेटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस आ रहा है। लेकिन उस केस में भी सिस्टम की रैंडमनेस पे जो बातें होंगी वो देखना पड़ेगा, टोटल पे बात हो रही है ना। चलो उस पे बात करेंगे थोड़े समय में। नाउ अगर डेल एन जी 0 आ गया बच्चे तो दोनों बोल सकते हो, कंपलसरी मत बोलो। सिस्टम की डेल एन जी मतलब रिएक्टेंट में एक मोल गैस है, प्रोडक्ट में भी एक मोल गैस है, तो यहां पे सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड्स। हम लोग रियल टाइम में देखना पड़ेगा, डिपेंड्स। ओके, बोलिए, डेल्टा एन जी 0 होगा, हो सकता है, चांसेस है, बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 0 भी ले सकते हो, है ना? लेकिन ये दोनों जरूर याद रख लो कि डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी बढ़ा होगा। क्या मैंने ये क्लियर किया, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस? पक्का? बढ़िया। एक और तरीका देखो, यहाँ पे लिख लिया हो। अब पता है क्वेश्चन कितना इजी होता है रैंडमनेस से रिलेटेड। यहाँ पे ना पर मोल ऑफ अमोनिया, पर मोल ऑफ H2, पर मोल ऑफ N2 एंट्रोपी क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि 1 मोल अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है या हीट ऑफ कंबशन दिया होता है या बॉन्ड एनर्जी दिया होता है। अच्छी बात है, किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर ये आ गया कि नहीं एग्जैक्ट निकालो कितना रैंडमनेस बढ़ा है या कितना घटा है,
तो ये एग्जैक्ट तभी निकाल पाएगा जब डेटा दिया होगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर कोई रिएक्शन देके बोला है बताइए बढ़ा या घटा है, तो वो लॉजिकली बता सकते हैं। गुड टू गो। अगर तुमसे एग्जैक्ट निकालने के लिए बोला जाएगा बच्चे सिस्टम का रैंडमनेस, तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू गिवन होगी पर मोल। तो यहां पे करना क्या है, 2 मोल एंट्रोपी ऑफ अमोनिया, समझना, माइनस 1 मोल एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ H2। ये सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा एंट्रोपी ऑफ पर मोल अमोनिया क्या है, पर मोल H2 क्या है, पर मोल N2 क्या है। मैं फिर बोलूं, कोई केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे बोले कि एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में डेटा नहीं भी दिया है तो भी हम आंसर कर पाएंगे। वही तो अभी समझाया। अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है ये सिर्फ बतानी है, तब तो क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दिया है तो भी चलेगा। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्ट एंट्रोपी चेंज निकालनी है तो क्वेश्चन में डेटा चाहिए ही चाहिए। रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या है, प्रोडक्ट की क्या है, वो दिया ही होना चाहिए। गुड टू गो। बोलो, इधर हटा सकते हैं ये वाला पार्ट? नहीं, मैं भी क्या क्लियर किया, सबको समझ में? वरुण, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में बोलता है एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए डेटा नहीं चाहिए। रिएक्शन देखो, डेलेंजी देखो, बता दो। उसके लिए फेज देखो, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो बढ़ा है, लिक्विड से गैस जा रहा है तो बढ़ा है। अरे ऐसा नो, उसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या देखना होगा, फेज देखना होगा। समझ में है? लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में बोलता है एग्जैक्ट एंट्रोपी चेंज बताइए, तो वो क्वेश्चन में डेटा कंपलसरी गिवन होगा, डेटा कंपलसरी गिवन होगा। समझ में आ रहा है? और फिर आपको फॉर्मूला लगा के, जिस तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेटा दिया हुआ है तो होता है, तो एंथैल्पी चेंज निकाल लेते हैं टारगेट इक्वेशन का। जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी गिवन होती है तो टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज निकाल लेते हैं। जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंबशन दिया होता है तो टारगेट इक्वेशन का क्या निकाल लेते हैं, हीट चेंज। उसी तरह से मान लेते हैं रिएक्टेंट में पहले ए और बी है, ए मोल बी मोल, और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सी और डी है, स्मॉल से स्मॉल डी मोल। ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन क्या है, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी। अगर इसका बोलता है एंट्रोपी चेंज एग्जैक्ट बताइए, तो फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और मैं बताऊं, एंट्रोपी ऑफ ए पर मोल गिवन होगा x1 किलो जूल पर केल्विन। एंट्रोपी का टेम्परेचर यूनिट क्या होगा बताओगे? हीट बाय टेम्परेचर था, कैलोरी पर केल्विन, जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, किलो कैलोरी पर केल्विन, और यहां पे हम मोल भी लगा देंगे, पर मोल। एक मोल ए का एंट्रोपी कितना दिया हुआ है, x1, उसी तरह से बी का x2, सी का निकाल सकते हैं x3, डी का भी एंट्रोपी पर मोल गिवन x4। समझे? यूनिट क्या होगा एंट्रोपी का, जूल पर केल्विन या कैलोरी। यहां सब किलो जूल में है तो इसको कितना लिखोगे, CX3 प्लस DX4 माइनस AX1 BX2। चलेगा? मैं बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स में ये एक्सपेरिमेंट हो रखा है कि पर मोल ऑफ सब्सटेंस क्या रैंडमनेस है। जैसे पर मोल ऑफ द सब्सटेंस हीट ऑफ कंबशन क्या है, वो भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो लास्ट वाले पार्ट में एनसीईआरटी में, जो ओल्ड एनसीईआरटी है बच्चे, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पर मोल ऑफ सब्सटेंस हीट ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है, गिव्स फ्री एनर्जी भी गिवन है, एंट्रोपी भी गिवन। ये किसी ने लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकाल दिया। समझ गए? तो ऑब्वियसली ये डेटा आपके पास
क्वेश्चन में रहेगा, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होगा। अच्छा, ये सारे एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड केस में हुए 25 डिग्री से 180 एम पे, ये सारे डेटा है। पता है 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड का एंट्रोपी यहाँ पे लिखा है 28.33। 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड की भी एंट्रोपी लिखी हुई है 28.33। अब ये नहीं मानना कि किसी भी मेटल सॉलिड का एंट्रोपी 0 होता है, लेकिन पता है किसी भी मेटल सॉलिड का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। एल्युमिनियम सॉलिड का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। एल्युमिनियम सॉलिड का यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी भी 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है सॉलिड का। मोस्ट ऑफ द मेटालिक सॉलिड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एज वेल एज हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों 0 गिवन। इस डेटा को देख के आइए, होमवर्क रहेगा। सेकेंड लॉ तक पूरा पढ़ के आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ओके।